गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे वन पर्सन कम। लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने प्राइवेट कंपनी कर चुके हैं, स्मॉल कंपनी और पब्लिक कंपनी। आज का हमारी पूरी क्लास का फोकस है वन पर्सन कम। वन पर्सन कम, वन पर्सन कम। छोटी छोटी बातें जानते हैं बेटा, फिर हम नोट से देखेंगे। बेटा नोट्स ये रहे आपके। वन पर्सन कंपनी में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा वन पर्सन कंपनी का बेस बनाते हैं। छोटी छोटी बातें जो मेरा हमेशा क्लास का एक पैटर्न है बेटा, कुछ बेसिक बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर जाके कि कोई हमसे वन पर्सन कंपनी पे कुछ बेसिक बातें पूछे, हमें पता है या नहीं। तो सबसे पहले नंबरिंग करके पढ़ाता हूं बेटा। पहली बात बेटा, ओपीसी कोई डिफरेंट कैटेगरी कंपनी नहीं है। ओपीसी इज ए प्राइवेट नेचर कंपनी। ओपीसी इज ए प्राइवेट नेचर कंपनी। तो कोई आपसे पूछे बच्चे कंपनी कितने तरीके की होती है, तो आपको बताना है कंपनी दो तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी और ये वन पर्सन कंपनी का नया कंसेप्ट आया है कंपनी एक्ट 2013 में। बट ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है। ओपीसी जे प्राइवेट नेचर कंपनी, तो ओपीसी कोई अलग कंपनी नहीं है। सेकंड, वन पर्सन कंपनी इज न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू कंपनीज एक्ट 2000। हमारा नया कंपनीज एक्ट कौन सा है बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। तो ये जो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है जो नए कंपनीज एक्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस हो। पुराने एक्ट में 1956 में वन पर्सन कंपनी का कोई कंसेप्ट नहीं। एक न्यू कंसेप्ट है जो पहली बार नए कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस। और छोटी छोटी बातें बेटा, हमें सर आपने कहा कि ओपीसी कोई अलग कंपनी नहीं है, ओपीसी जो ऑल्सो है प्राइवेट नेचर कंपनी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है या ओपीसी? आपने तो बोला कि ओपीसी जो ऑल्सो है प्राइवेट नेचर कंपनी, तो इसकी पहचान कैसे होगी बेटा? द वर्ड ओपीसी, द वर्ड ओपीसी मेंशन इन ब्रैकेट। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा, नाम ऐसे लिखेंगे हम, एक्स ओपीसी प्राइवेट, तो इससे हमें यह भी पता चल गया कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। और प्राइवेट में भी कौन सी है? वन पर्सन कंपनी। तो इंडिया में पहली बार यह नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे पहले से कौन सा कंसेप्ट था? वन पर्सन कंपनी। क्लियर? फिर अगर हम बात करें छोटी छोटी बातें, वन पर्सन कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम वन सोल मेंबर, इकलौता मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर वन, और मैक्सिमम मेंबर भी कितने होंगे बच्चे? वन। क्लियर? नेक्स्ट, डायरेक्टर कितने होंगे बेटा? वन पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर वन, और मैक्सिमम डायरेक्टर 15। प्रैक्टिकली बेटा 15 डायरेक्टर कोई भी कंपनी नहीं रखती है, पर लॉ कितने अलाउ करता है? ओपीसी कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है। बेटा एक बात बताओ, मैंने अरुण चौहान ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की ओपीसी,
मैं ही उसका मेंबर हूं और मैं ही उसका डायरेक्टर, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है। लेकिन क्या मेरी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी? कल मेरी कंपनी अगर ग्रोथ कर जाए, बिजनेस इंक्रीज हो जाए, तो क्या मुझे मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी? तो मैंने अपने दोस्तों को ही कंपनी में मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो मालिक नहीं हो गए कंपनी के, सोल मेंबर तो आज भी एक ही होगा। मैनेजमेंट में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। पर प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता, लेकिन लॉ अलाउ करता है कितने डायरेक्टर तक? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। यानी वो जो डायरेक्टर ओपीसी में रखे जा रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में? मैनेजमेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें, यहां तक कोई दिक्कत? फिर हम बात करते हैं बेटा, वन पर्सन कंपनी को भी दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, एमओए एंड एओए। ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा, एमओए एंड एओए। तो वन पर्सन कंपनी भी कितने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है बेटा? दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। क्या नाम है उन दो डॉक्यूमेंट का बच्चों? एमओए एंड, एमओए की फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए की फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वन पर्सन कंपनी, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी एज ए ओपीसी, तो उसके दो डॉक्यूमेंट बनाने मैंडेटरी है। कब? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बेटा ध्यान से सुनना, जनरली जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर 6 क्लॉज होते हैं, 6 कंटेंट होते हैं। लेकिन जब से वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया, तो एमओए के अंदर कितने क्लोज हो गए? 7 क्लोज, 7 कंटेंट। कौन कौन से? हियरार्की हमेशा याद रखो बच्चे। सबसे पहले एमओए के अंदर कौन सा क्लोज होता है या कंटेंट? नेम क्लोज। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन होता है, नेम ऑफ द स्टेट। और इसको कई बार हम क्या भी बोलते हैं बेटा? सिचुएशन रजिस्टर्ड। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज। तो जब भी कोई मेमोरेंडम बनेगा, जनरल प्राइवेट पब्लिक कंपनी के एमओए में 6 कंटेंट या 6 क्लोज होते हैं। हियरार्की सेम रहेगी। पहले नंबर पे नेम क्लोज, दूसरे पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, उसी का दूसरा नाम सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा एमओए के अंदर। अभी कुछ समझो मैं क्या सिखाना चाहता हूं, क्यों बता रहा हूं। लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज। और इस सब्सक्राइबर क्लोज को हम किस नाम से भी जानते हैं? एसोसिएशन क्लोज। इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए? एक नया क्लोज, वन पर्सन कंपनी में कौन सा क्लोज आया? नॉमिनी क्लोज। और ये नॉमिनी क्लोज सिर्फ कौन सी कंपनी के लिए होता है? वन पर्सन कंपनी। कहने का मतलब, ये जितनी भी कंपनी है, ये क्लोज प्राइवेट कंपनी के एमओए में भी होंगे और पब्लिक कंपनी के एमओए के अंदर भी कंटेंट होंगे। लेकिन जब से वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया, तो एमओए के अंदर कौन सा क्लोज आ गया? एड ऑन हो गया एक नॉमिनी क्लोज। कौन सा क्लोज बच्चों? सर ये नॉमिनी क्लोज क्यों आया वन पर्सन कंपनी में? भैया वन पर्सन कंपनी में एक सोल मेंबर होता है, इकलौता मेंबर। मुझे बताओ, क्या सोल मेंबर की डेथ हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या ये इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, फिर उस कंपनी का क्या होगा? और वन पर्सन कंपनी में भी कौन सा कंसेप्ट होता है? परपीचुअल सक्सेशन। अगर उस एक मेंबर की डेथ भी हो जाए तो कंपनी बंद नहीं है। तो बेटा हम शुरुआत में ही नॉमिनी क्लोज में किसका नाम मेंशन कर देते हैं? नॉमिनी। सर वो नॉमिनी कौन हो सकता है? हमारा कोई रिलेटिव भी हो सकता है, और हम जिसको चाहे अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। जनरली कोई किसको बनाता होगा? अपने बच्चों को, बेटा बेटी जिसको भी।
और ऐसा कुछ नहीं कि बेटा बेटी नॉमिनी होंगे, और एक नॉमिनी का नाम आपको मेंशन करना है नॉमिनी क्लोज। अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द। मुझे एक बात समझ में आई या नहीं? वन पर्सन कंपनी जब भी बनेगी तो नॉमिनी क्लोज में आपको नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओपीसी बनाते समय आपको नॉमिनी क्लोज में नॉमिनी का नाम मेंशन करना है। क्यों करना है? अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए या इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? एक और यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा, अगर आपको वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कौन से फॉर्म में बनेगी? स्पाइस प्लस INC 32। ये बेटा इनकॉर्पोरेशन के लिए वन पर्सन कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी बनाओ चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाओ, आज के टाइम पे कौन से फॉर्म में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है? स्पाइस प्लस INC 32। MCQ में पूछ ले। स्पाइस का मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। सर ये प्लस क्यों आया? पहले स्पाइस था, अब स्पाइस प्लस हो गया। जैसे आप बोल देते हो बेटा आईफोन मैक्स प्रो, तो ये क्या है बेटा? इसमें एडवांस वर्जन आया। पहले स्पाइस था, इस फॉर्म में कुछ चेंज किए गए तो इसका नाम क्या हो गया? स्पाइस प्लस। ये INC क्या है? इनकॉर्पोरेशन, INC 32। क्लियर? छोटी छोटी बातें समझ में आई? फिर एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के दिमाग में बेटा कि ये जो बेनिफिट है, क्या फायदा हुआ बेटा वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट का? हम भारत में क्या लेके आए? वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट, नया कंसेप्ट है। उसके बेनिफिट क्या है बेटा? बेनिफिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। कोई बताएगा मुझे क्या फायदा है? नॉर्मली सोच के बताओ, या वन पर्सन कंपनी बनाने का फायदा क्या? क्या फायदा मिलेगा? ये जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ओपीसी, बेटा सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं? मिनिमम वन मेंबर चाहिए, मिनिमम वन मेंबर रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था, अगर आपको प्राइवेट कंपनी भी बनानी है तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए थे बेटा? ये पहले क्या होता था, अगर आप ओपीसी से पहले आप प्राइवेट कंपनी बनाते होंगे तो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर चाहिए? 2 मेंबर। एक तो ये बेनिफिट है बेटा। दूसरा बेटा लीगल कंप्लायंसेस कम है। लीगल कंप्लायंस यानी जो लॉ कंप्लायंस करना है, लीगल कंप्लायंस इज लेस। यानी कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि अगर तुम वन पर्सन कंपनी बनाओगे तो हम ओपीसी कंपनी को क्या देंगे बेटा? एग्जम्पशन देंगे। किस चीज की एग्जम्पशन? वो डिटेल में बताऊंगा। हम तुम्हें कुछ एग्जम्पशन और क्या बेनिफिट, हम तुम्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप वन पर्सन कंपनी बनाते हो तो पूरा कंपनीज एक्ट तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या मिलेगी? लीगल कंप्लायंसेस इज लेस। तो तुम्हें लो लीगल कंप्लायंसेस कंप्लाई करना, कम लो कंप्लाई करना है कंपैरेटिव टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तीसरा बेनिफिट हम क्या चाहते थे बेटा? हम चाहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह आप क्या बनाओ? हम चाहते थे बेटा आप सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह क्या बना? हम किसको बेटा प्रमोट करना चाहते थे? हम सोल प्रोप्राइटर की जगह किसको प्रमोट करना चाहते थे बच्चे? वन पर्सन कंपनी। बेटा एक बात बताओ, भारत में एक बिजनेस करने का तरीका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी में क्या डिफरेंस है? सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक बिजनेस करने का तरीका है और वन पर्सन कंपनी भी एक बिजनेस करने का तरीका है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक ही मेंबर होता है। लेकिन बेटा वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ए कंपनी, तो जो कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है
वो ओपीसी पे तो एप्लीकेबल होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं। बताना मुझे बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, तो क्या कंपनी में ओपीसी नहीं आता? वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ए कंपनी। तो जो भी एक नॉर्मल कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? ओपीसी। जैसे वन पर्सन कंपनी के मेंबर की लिमिटेड लाइबिलिटी, परपीचुअल सक्सेशन, किसी के आने जाने से, किसी की डेथ से ओपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही नॉमिनी क्लोज में नॉमिनी का नाम मेंशन होता है। ओपीसी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, ओपीसी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, ओपीसी अपने नाम से स्यू कर सकती है। तो जो बेनिफिट एक कंपनी को मिलते हैं, सेम बेनिफिट किसको मिलेंगे? ओपीसी को, क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो ए कंपनी। समझ आया नहीं? लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो हमारा मेन पर्पज क्या था? जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते थे, उनको हम प्रमोट करना चाहते थे कि अगर तुम अकेले ही बिजनेस करना चाहते हो, तो तुम कंपनी फॉर्म में एक नया तरीका है कंपनी का, ओपीसी, वो बनाओ। हाँ, तुम वन पर्सन कंपनी बनाओगे तो हमने क्या बोला, तुम्हें हम क्या भी देंगे बेटा? एग्जम्पशन और बेनिफिट भी अवेलेबल कराएंगे। समझ आया नहीं? तो ये कुछ बेनिफिट थे बेटा जो आपको समझ में आना चाहिए थे। मैंने यहाँ छोटा सा एक ये भी क्लियर कर दिया, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी। क्लियर? पक्का? अब करें स्टार्ट अपने नोट से। ये कुछ बेसिक बातें थी जो सबको पता होनी। अब हम देखते हैं बेटा, मॉड्यूल को भी कवर करेंगे। आपका जो मेरी क्लास की बेटा एक खास बात होती है, मेरा पर्पज होता है 100% मॉड्यूल कवर करना। आप अपना मॉड्यूल मेरे साथ बेटा रखोगे, आप मेरी कंटेंट के साथ अपना मॉड्यूल कैरी कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मॉड्यूल को पूरे को कवर करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए बेटा 2 बार से 83 मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में आ रहे हैं बेटा, और 83 लो में अपने आप में अच्छे मार्क्स होते हैं। 83 तभी आएंगे जब आप 100 का अटेम्प्ट करके आए होंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो, लो भैया, बैकग्राउंड ऑफ वन पर्सन कंपनी विद द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया बच्चे, कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद एक सिंगल पर्सन भी क्या कर सकता है बेटा? ओपीसी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता। पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए थे? 2 मेंबर। आज आप कंपनी एक्ट 2013 में एक सिंगल पर्सन भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी। बेटा जो हमारा नया कंपनी एक्ट है वो किसकी रिकमेंडेशन पे आया? जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। तो कोई आपसे पूछे कि जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वन पर्सन कंपनी, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया? जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। तो इसने रिकमेंड किया था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन पर्सन कंपनी। और ये कब रिकमेंडेशन दी थी इसने? 2005 में। और जब हमारा नया कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसके अंदर वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट था। तो जे ईरानी की रिकमेंडेशन को माना गया। फिर बेटा, ओपीसी वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है इसमें? लिमिट। यानी जो वन पर्सन कंपनी का मेंबर भी है उसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी बच्चे? लिमिट। अदर कंट्री लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, सिंगल पर्सन कैन फॉर्म ए कंपनी। हमारे देश में कंसेप्ट कब आया? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में, यूके, ऑस्ट्रेलिया में पहले से वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट था। फिर कुछ बेनिफिट की बात हुई बेटा। द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी इज क्वाइट रिवोल्यूशनरी। इट गिव इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ऑल द बेनिफिट ऑफ कंपनी। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहता है वो कंपनी बनाए, और वन पर्सन कंपनी बनाओगे तो जो कंपनी को बेनिफिट होते हैं वो सारे बेनिफिट किसको भी मिलेंगे? वन पर्सन कंपनी। जैसे बेटा वन पर्सन कंपनी उधार ले सकती है, अपना बैंक लोन ले सकती है, मार्केट से बेटा फंड एक्सेस कर सकती है। मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। एंड लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू कंपनी। तो जो एक नॉर्मल कंपनी को बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट किसको भी मिलेंगे? वन पर्सन। नया कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितने शेयर होल्डर चाहिए थे?
लेकिन जब से 1% कंपनी का कंसेप्ट आया है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 1% से भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और आजकल बेटा 1% कंपनी में हम किसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर है, जैसे हैंडलूम बिजनेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट, पोट्री वगैरह, ये तो इन सबको हम चाहते थे कि तुम एक लीगल बिजनेस के तहत बिजनेस करो और उसमें क्या बनाओ, 1% कंपनी। जो कंप्लायंसेस होते हैं बेटा 1% कंपनी के, वो क्या होते हैं, मच लेसर। जैसे आपको बेटा रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट, इन तीनों में बेनिफिट दिए जाते हैं 1% कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% कंपनी को ऑडिट नहीं कराना, पर ऑडिट को लेके भी कुछ बेनिफिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को लेके कुछ बेनिफिट है, रिटर्न वगैरह 1% कंपनी, रिटर्न भी फाइल करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं, ऑडिट भी कराना है, लेकिन फिर भी इनको एज कंपैरेटिव टू अदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लेसर कंप्लायंसेस करने। मैंने ये नहीं कहा कि 1% कंपनी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगी, मैंने ये नहीं कहा कि 1% कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी या ऑडिट नहीं कराएगी, कराएगी तो, पर एज कंपैरेटिव टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इनके जो लो कंप्लायंसेस है वो कम है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाती है, 1% कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, ये देखना एक पॉइंट, ये बेटा पहले ये देखना, पेपर में तुमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर आर मैनी रिलैक्सेशन दैट आर अवेलेबल टू 1% कंपनी, ये नहीं मिलेगा वहां पे, देयर आर मैनी रिलैक्सेशन। कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी को बहुत सारी रिलैक्सेशन दी, एग्जम्पशन दी, रिलैक्सेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, एग्जम्पशन। क्या क्या एग्जम्पशन है, ध्यान से सुनना। ओपीसी डज नॉट नीड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉर्मल कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो नॉर्मल कंपनी होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। लेकिन 1% कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, अगर बनाना चाहे तो मर्जी है, पर एज पर लॉ मैंडेटरी। तो क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली एग्जम्पशन। एनुअल रिटर्न, सबको तो बेटा बहुत बड़ी एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करनी होती है नॉर्मल कंपनी को, इसको बोला एवरेज रिटर्न। कौन सी रिटर्न बेटा, एवरेज का मतलब होता है समरी। तुम्हें इतनी डिटेल में एनुअल रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी एनुअल रिटर्न भी जो प्रिपेयर करनी है वो कौन सी रिटर्न, एवरेज रिटर्न। और नॉर्मल कंपनी एनुअल रिटर्न पे CS के साइन कराती है, 1% कंपनी को क्या बोला गया बेटा, उसका डायरेक्टर ही साइन कर देगा, वही सफिशिएंट है, किससे साइन कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी। कोई एनुअल जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, सेक्शन 122 कुछ बोलता है बेटा, कुछ कंप्लायंसेस है 1% कंपनी को जो 122 के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं, आगे जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा। सेक्शन 122 क्या बोलता है बेटा, 1% कंपनी को कुछ कंप्लायंस करने होते हैं, और 1% कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको फाइल करेगी बेटा, नॉर्मल कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको फाइल करना होता है, ROC को। ये कितने दिन में फाइल होता है बेटा, विद इन 30 डेज। और यहाँ पे OPC को क्या रिलैक्सेशन है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसको भी फाइल करना है OPC को, लेकिन कितने दिन में बेटा, 6 मंथ। तो 6 मंथ कब से है बेटा, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। जल्दी से बताना 5 बेनिफिट जो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, करने को तो तुम और भी बोल सकते हो, पर तुम्हारे मॉड्यूल में यही 5 बेनिफिट दे रखे। सुनना भाई, 1% कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। 1% कंपनी को एनुअल रिटर्न तो प्रिपेयर करनी है, पर डिटेल वाली नहीं, एवरेज समरी एनुअल रिटर्न। और अपनी एनुअल रिटर्न पे CS से साइन कराने की जरूरत नहीं,
जो तुम्हारे डायरेक्टर है वही सेल्फ टेस्टेड या सर्टिफाई कर दे सफिशिएंट है। कोई एनुअल जनरल मीटिंग कराने की जरूरत ओपीसी को नहीं है। हाँ, सेक्शन 122 क्या बोलता है, ओपीसी को लेके कुछ बातें लिखी हुई है बेटा 122 में, उनको आपको कंप्लायंस करना। और सेक्शन 137 क्या बोलता है कि नॉर्मल कंपनी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करती है, वो विद इन 30 डेज में करती है। जबकि 1% कंपनी को क्या एग्जम्पशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आरओसी को फाइल करने हैं, और कितने दिन में, 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या मैंने कुछ बेसिक बातें आपको समझाई, क्लियर है या नहीं? अब आ जाते हैं बेटा, अब हम डिटेल में देखते हैं। बेनिफिट पढ़ा दिया मैंने ओपीसी के, मैंने एग्जम्पशन बता दिया ओपीसी की, क्या क्या एग्जम्पशन है। नॉर्मल कंपनी के मुकाबले कंपनीज एक्ट ने 1% कंपनी को रिलैक्सेशन और एग्जम्पशन। क्या अब तक पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 1% कंपनी को क्या एग्जम्पशन है, या एमसीक्यू में पूछ ले कि इनमें से कौन सी एग्जम्पशन ओपीसी को मिलती। अब आते हैं बेटा हम ध्यान से, कोई आपसे पूछे मीनिंग कहां दे रखा है बेटा, 1% कंपनी का मीनिंग कहां दे रखा है बच्चे। मैंने बताया था सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, ओपीसी की डेफिनेशन 2 क्लोज 62। 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। तो 1% कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन क्या होता है, उसका मेंबर। जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है बेटा, वो किस पर्पज के लिए बनाई जाती है, लॉफुल पर्पस। तो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो किस पर्पज के लिए बनाई जाती है बेटा, लॉफुल बिजनेस के लिए, लॉफुल पर्पस। तो लॉफुल पर्पज के लिए आप क्या बना सकते हो, या तो आप एक पब्लिक कंपनी बना सकते हो। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने बेटा शेयर होल्डर की जरूरत पड़ेगी, 7। प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो मिनिमम 2। लेकिन अगर आप 1% कंपनी बनाओगे तो एक मेंबर से आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते। चाहे कंपनी आप कोई भी इनकॉर्पोरेट करो, फॉर्म सेम रहेगा, स्पाइस प्लस INC 32। तो अगर आपको एक लॉफुल बिजनेस करना है कंपनी फॉर्म में, तो आप ओपीसी भी बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हो, पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो। ओपीसी में कितने डायरेक्टर होते हो मैंने बता ही दिया, एक मेंबर, मिनिमम एक मेंबर, एक डायरेक्टर। बेटा जब भी आप कोई ओपीसी बनाओगे तो एक बात याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। भारत में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी हैव 3 टाइप्स। जल्दी बोलना, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी हैव 3 टाइप्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्या बोला मैंने, बोलना मेरे साथ एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी हैव 3 टाइप्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, भारत में प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में एक कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर वाली कंपनी होती है, मेंबर के पास क्या होते हैं, शेयर। लेकिन फिर भी माना नहीं, आप कौन सी कंपनी बना सकते हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तुम 1% कंपनी फॉर्म करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वो तीनों तरीके की हो। कौन सी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लेकिन प्रैक्टिकली भारत में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कौन सी कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब ये क्या होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये टॉपिक मेरा नेक्स्ट क्लास का है, जिसमें मैं टाइप ऑफ कंपनी में बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी है 3 टाइप्स। अभी तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, एमसीक्यू में पूछ लिया, 1% कंपनी जो तुम फॉर्म कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वो कितने तरीके की हो सकती है, 3। ओपीसी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सिर्फ ओपीसी नहीं, चाहे तुम एक प्राइवेट कंपनी बनाओ या पब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी सारी कंपनी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एक और पॉइंट मिल गया आपको।
वन पर्सन कंपनी जब फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 तरीके से बना सकते हैं। प्रैक्टिकली लोग कौन से वाली बनाते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यहां से बेटा पेपर स्टार्ट होता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आता है कि वन पर्सन कंपनी कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है? हु इज एलिजिबल? क्वेश्चन क्या है बेटा? हु इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी? अगर ओपीसी के लिए कौन एलिजिबल है? सुनना बेटा मेरी बात। हु इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी? ध्यान से सुनना यहां पे। ओनली ए नेचुरल पर्सन, ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, हु इज इंडियन सिटीजन whether resident in India or not। सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ये अमेंडमेंट आई है और इसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ये है बेटा अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट है बेटा पहले समझ। पहले वन पर्सन कंपनी कौन बनाता था बेटा? पहले 3 चीजें चेक करते थे हम अमेंडमेंट से पहले। जो वन पर्सन कंपनी बना रहा है उसका क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और तीसरा रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, ये अमेंडमेंट आ गई। यानी पहले अगर किसी को कंपनी बनानी है, पहली बात तो नेचुरल पर्सन हो हम जैसा, फिर वो कहां का नागरिक हो और वो कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और रेजिडेंट इन इंडिया पहले कैसे पता चलता था? इंडिया में कम से कम कितने दिन स्टे किया उसने? 120 दिन। और 120 दिन कब? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। टैक्स में लिखा होता है रेजिडेंशियल स्टेटस में फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा रेजिडेंट इन इंडिया कैसे पता चलता था कंपनीज एक्ट में? अगर किसी पर्सन ने इंडिया में कम से कम 120 दिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर में स्टे किया तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन मुझे ये बताओ आज के टाइम पे ये पॉइंट इररेलेवेंट हो गया है नहीं? क्योंकि आज के टाइम पे तो आपको क्या चेक करना है? पहली बात वो नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो। हाँ, चाहे वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, फिर भी वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। लेकिन अमेंडमेंट से पहले तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए थे, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया। और इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ते थे कि कैसे पता चलेगा रेजिडेंट इन इंडिया का। तो रेजिडेंट इन इंडिया का कैसे पता चलता था कि इंडिया में कम से कम इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर में कितने दिन कोई पर्सन स्टे किया है? 120 डेज और मोर। तो उसको हम क्या बोलते थे? रेजिडेंट इन इंडिया। और अब तो अमेंडमेंट आ गई, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो, पर वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता। हाँ भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये एक एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ये एक वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, कर सकती है नहीं? क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। एक्स लिमिटेड नेचुरल पर्सन नहीं है, ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आज भी जो ओपीसी बनाना चाहता है वो हमारे जैसा एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। पर अमेंडमेंट आने के बाद अब रेजिडेंट इन इंडिया हो या ना हो चलेगा, पर 2 क्राइटेरिया तो आज भी सेटिस्फाई होने चाहिए, नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन। बताओ ये पॉइंट बच्चों को समझ नहीं आता, तुम्हें समझ आया नहीं? Who is eligible to incorporate OPC? Only a natural person who is Indian citizen, whether resident in India or can incorporate OPC। तो आप लिख सकते हो whether resident in India or not can incorporate OPC। बोलो भैया मैंने तो पूरा आंसर ही दे दिया। Who is eligible to incorporate OPC? क्लियर भाई ये पॉइंट? नेक्स्ट
ये देख बताना मुझे क्या है। ए नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one person company at any point of time और said person shall not be nominee more than OPC। कोई बताएगा इसकी इंटरप्रिटेशन? एक टाइम पे एक नेचुरल पर्सन एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता। जैसे अनमोल की एक टाइम पे 4 दुकान है, 4 दुकान तो हो सकती है, पर एक नेचुरल पर्सन एक टाइम पे कितनी ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? और जिसने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर ली है वो किसी दूसरी एक जगह पे नॉमिनी भी अपॉइंट हो सकता है। एक जगह मैंने क्या बोला सेकंड पॉइंट में? एक नेचुरल पर्सन एक टाइम पे कितनी ओपीसी बना सकता है? एक। और वही नेचुरल पर्सन जिसने ओपीसी बनाई है कितनी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है? एक। अभी मुझे बताना, मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स, इसने बनाई बेटा एक ओपीसी। क्या बनाई इसने? और अपनी ओपीसी में नॉमिनी किसको बनाया इसने? अरुण सर को। मिस्टर एक्स ने नॉमिनी किसको बनाया? नॉमिनी क्लोज में किसका नाम लिखा हुआ है? अरुण। अब मेरा क्वेश्चन है, अरुण सर ने भी बेटा एक ओपीसी बनाई। क्या बनाई है? ओपीसी। और इस मिस्टर एक्स को मैंने क्या बनाया? अपने यहां पे नॉमिनी। मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर लो ध्यान से पढ़ा तो एकदम समझ में आएगा। एक पर्सन एक टाइम पे कितनी ओपीसी बना सकता है? तो मिस्टर एक्स ने कितनी ओपीसी बनाई? एक। और मिस्टर एक्स कितनी जगह पे नॉमिनी है? एक। अरुण सर ने कितनी कंपनी बनाई? एक। और नॉमिनी कितनी जगह पे है? इसमें कोई इशू, लेकिन इशू कब आएगा? अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए। भैया अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए तो फिर जो नॉमिनी है अरुण सर वो क्या बन जाएंगे इसमें? सोल मेंबर। अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए तो अरुण सर क्या बन जाएंगे? सोल मेंबर। अब दो ओपीसी हो गए अरुण सर की, तो मुझे 180 दिन में एक ओपीसी के शेयर दूसरी ओपीसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक को बंद करना पड़ेगा। भैया अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए तो अरुण सर क्या बन जाएंगे? न्यू सोल मेंबर ऑफ द कंपनी। और अरुण सर की तो ऑलरेडी एक ओपीसी है, तो अरुण सर की कितनी ओपीसी हो गई? 2। और मैंने बताया एक नेचुरल पर्सन कितनी ओपीसी एक साथ रख सकता है? 1। तो अब तो मेरी 2 ओपीसी हो गई, तो मुझे 180 दिन के अंदर किसी एक कंपनी को बंद करना पड़ेगा और अपने शेयर ट्रांसफर करने। समझ आया नहीं? ये पॉइंट बेटा। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन है बेटा, कुछ रेस्ट्रिक्शन। 1 पर्सन कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो माइनर है बेटा, माइनर। क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? क्या हम माइनर को नॉमिनी बना सकते हैं? नो। क्या माइनर को कोई माइनर ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, सोल मेंबर बन सकता है? नो। क्या माइनर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है? नहीं बेटा, यही तो खास बात। पार्टनरशिप के अंदर माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, पार्टनरशिप में माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इन एग्जिस्टिंग फर्म, लेकिन माइनर को सब कुछ मना है। किसी 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता माइनर, सोल मेंबर नहीं बन सकता, और तो और माइनर ओपीसी में क्या भी नहीं कर सकता, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होल्ड। तो नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। समझ आया नहीं? 5th पॉइंट देखो बेटा, सच कंपनी। सच कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पे? ओपीसी। बेटा 1 पर्सन कंपनी कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी एज ए सेक्शन 8 का। अगर तुम्हें समाज सेवा करनी है तो या तो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाओ या पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी बना के आप सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। 1 पर्सन कंपनी ना तो इनकॉर्पोरेट होगी और ना फ्यूचर में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। कौन सी कंपनी में? सेक्शन 8 कंपनी। क्या होता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी? जनरली कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर आपको कंपनी में समाज सेवा वाली कंपनी बनानी है उसको बोलते हैं हम सेक्शन 8 कंपनी। तो आप 1 पर्सन कंपनी बना के
सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकता। ना तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट होगी एज ए सेक्शन 8 कंपनी और ना ओपीसी कन्वर्ट होगी किसमें, सेक्शन 8 कंपनी। तो अगर तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो या तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाओ या पब्लिक कंपनी, और ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट, वन पर्सन कंपनी कौन सा बिजनेस नहीं कर सकती, एनबीएफसी एक्टिविटी नहीं कर सकती। कौन सी एक्टिविटी नहीं करेगी बेटा, वन पर्सन कंपनी बना के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मना है, जैसे मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। तो वन पर्सन कंपनी बना के तुम ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते। और तो और वन पर्सन कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती। जैसे अनमोल की एक ओपीसी है, तो क्या अनमोल ओपीसी के नाम से रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद सकता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब 5 करोड़ के रिलायंस के शेयर खरीद लिए वन पर्सन कंपनी ने अपने नाम से। नहीं, ना तो ओपीसी किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी में, शेयर नहीं बोला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में डिवेंचर भी आता है, बॉन्ड भी आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब। तो मुझे जल्दी से बताओ मैंने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन बताई। वन पर्सन कंपनी का मेंबर माइनर नहीं हो सकता, नॉमिनी माइनर नहीं हो सकता, कोई माइनर ओपीसी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। वन पर्सन कंपनी ना तो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होगी ना कन्वर्ट होगी। वन पर्सन कंपनी क्या नहीं करेगी बच्चे, वन पर्सन कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करेगी, और ना वन पर्सन कंपनी अपनी कंपनी के नाम से किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं। बेटा ये 7वां पॉइंट अमेंडमेंट आई है, इसके अमेंडमेंट के बाद मैं सिंपल बताता हूं, पहले क्या था उस पर नहीं जाता। आज के टाइम पे एक वन पर्सन कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में भी और पब्लिक कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी जब चाहे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती एनी टाइम। आज मैंने ओपीसी बनाई, 10 दिन के बाद प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एक ओपीसी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। वो कन्वर्ट के लिए बेटा सारा काम ऑनलाइन होता है, एक फॉर्म याद रखना, INC 6। जब भी एक वन पर्सन कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस वन पर्सन कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, INC 6 MCQ में पूछेगा। क्या 2 क्वेश्चन है मेरे, क्या वन पर्सन कंपनी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? यस। कब हो सकती है? एट एनी टाइम। कभी भी तुम अपनी ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। कौन सा फॉर्म जाएगा? INC 6। तो ये था बेटा कुछ रेस्ट्रिक्शन। पहले रेस्ट्रिक्शन होती थी बेटा एक वन पर्सन कंपनी 2 साल तक कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट आज के टाइम पे ओपीसी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एनी टाइम। और जब भी कन्वर्ट होगी कौन सा फॉर्म फाइल करेगी ओपीसी? INC 6। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर किया बेटा, MOA के अंदर 7 क्लोज होते हैं। MOA में कितने क्लोज होते हैं जनरली? जनरली तो 6 क्लोज होते हैं। जो MOA का 7वां क्लोज है वो किसकी बात करता है? नॉमिनी क्लोज। और इसमें किसका नाम मेंशन होता है? नॉमिनी। तो जब भी वन पर्सन कंपनी कोई बनाएगा तो नॉमिनी का नाम मेंशन होना जरूरी है नॉमिनी क्लोज में। और उस नॉमिनी से प्रायर क्या लेनी पड़ेगी बेटा? रिटर्न कंसेंट। क्या लेनी पड़ेगी उस नॉमिनी से? रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन करनी। यानी नॉमिनी जिसको आप अपना नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हो पहले प्रायर उससे रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। पहले बेटा इस रिटर्न कंसेंट, जो नॉमिनी रिटर्न कंसेंट देता था, इसका फॉर्म होता था INC 3। कौन सा फॉर्म है बेटा? INC 3। तुम्हारी बुक में आज भी INC 3 है और हो सकता है कि पेपर में भी तुम्हें INC 3 लगाना पड़े, और रियल लाइफ में INC 3 डिलीट
हो चुका है। अब रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में जाती है? स्पाइस प्लस INC 32, जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसी फॉर्म में नॉमिनी की क्या जाती है बेटा? रिटर्न कंसेंट। लेकिन अगर तुम्हारे पेपर में तुमसे पूछे बेटा CMA में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कई बार वो बेटा गलत आंसर भी देते हैं, तो तुम्हें दोनों पता होने चाहिए। अगर स्पाइस प्लस INC 32 ना लिखा हो तो किस पे टिक लगा देना? INC 3। तो जब भी आप कोई नॉमिनी अपॉइंट करोगे, बिना नॉमिनी के OPC नहीं बनेगी। और जिसको आप नॉमिनी अपॉइंट करोगे, बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसको आप नॉमिनी अपॉइंट करोगे वो भी कौन कौन से क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा? वो नॉमिनी का क्या होना जरूरी है? नेचुरल पर्सन। जिसको आप अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो क्या होना जरूरी है? और वो क्या भी होना जरूरी है? इंडियन सिटीजन। बस एक रिलैक्सेशन दी, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको? जब भी कोई OPC कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा। नॉमिनी का नाम कहां मेंशन होगा? नॉमिनी क्लोज में। क्यों लिखा जाता है नॉमिनी का नाम? अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नॉमिनी बिकम न्यू सोल मेंबर ऑफ द कंपनी। नॉमिनी को अपनी रिटर्न कंसेंट देनी पड़े, यानी उसे अपॉइंट करने से पहले नॉमिनी क्या लेनी पड़ेगी? उसकी रिटर्न कंसेंट, अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि वो अपनी मर्जी से नॉमिनी अपॉइंट हो रहा है। पहले रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में जाती थी? INC 3। अब ये फॉर्म लेटेस्ट है बेटा, ये डिलीट हो चुका है। अब रिटर्न कंसेंट भी नॉमिनी की किस फॉर्म में दे देते हैं? स्पाइस प्लस INC 32। तो कंपनी भी स्पाइस प्लस INC 32 में बनती है, और नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट भी किस फॉर्म में जाती है? स्पाइस प्लस INC 32। सेकंड क्या है बेटा? क्या कोई नॉमिनी जिसने अपनी रिटर्न कंसेंट दी थी वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल कर सकता है। एक नॉमिनी चाहे तो जो उसने रिटर्न कंसेंट दी थी नॉमिनी बनने के लिए, उसे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन राइटिंग में एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको? सोल मेंबर को और OPC को। कोई बताएगा दोनों को क्यों दे रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर अलग है, OPC अलग है, तो उस नॉमिनी को सोल मेंबर को भी नोटिस देना पड़ेगा और 1 पर्सन कंपनी को। तो एक पर्सन जिसको हमने नॉमिनी अपॉइंट किया था, जिसने अपनी रिटर्न कंसेंट दी थी, वो चाहे तो अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ कर सकता। और जैसे ही कोई नॉमिनी अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ करेगा तो सोल मेंबर को नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, जब से नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ की। और ये जो नया नॉमिनी होगा, कंपनी इसकी इंटीमेशन किसको देगी? ROC को। कौन से फॉर्म में? INC 4। तो मैंने क्या बताया? नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ कैसे करेगा? राइटिंग में नोटिस देगा कंपनी को, OPC को। जैसे ही सोल मेंबर को नोटिस मिला तो सोल मेंबर को 15 दिन के अंदर, जब से नोटिस मिला और नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ की है, 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और उस नए नॉमिनी की कंसेंट जो जाएगी, रिटर्न कंसेंट जो फाइल होगी बेटा, वो किस फॉर्म में होगी? INC। और कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉ कंसेंट किसको फाइल करेगी? कितने दिन में ROC को कंसेंट फाइल करेगी? विद इन 30 डेज। MCQ में पूछ लेगा। कंपनी ROC को बेटा कितने दिन में इंटीमेशन देगी? 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? INC 4। और 30 दिन कब से? जब से नोटिस ऑफ विड्रॉ रिसीव हो। समझ आया नहीं? नेक्स्ट, इंटीमेशन ऑफ नेम ऑफ अनदर पर्सन। सोल मेंबर किसको देगा बेटा? ROC को। कौन से फॉर्म में? INC 4। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। वही बात है जो ऊपर बता रहा था, विद इन 30 डेज। कब से? जब से कंसेंट विड्रॉ किया है या कंपनी को नोटिस रिसीव। और अभी मैंने बताया, क्या सिर्फ नया नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा? नहीं भैया, उसने तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा और कंपनी ROC को उसकी इंटीमेशन देगी, INC 4। हाँ बेटा, क्या नॉमिनी के ही नखरे हैं? नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, मेंबर भी। अनमोल मेरा नॉमिनी था, मैंने हटा दिया, उसको हटा सकता हूं या नहीं? तो मेंबर, सोल मेंबर भी
एट एनी टाइम, जब चाहे नॉमिनी को चेंज कर सकता है। और जब भी उसने नॉमिनी चेंज किया, फिर एक नया नॉमिनी 15 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। और कंपनी ये इंटीमेशन किसको देगी? आरओसी को। समझ आया नहीं? हाँ बेटा, अगर एक सोल मेंबर की डेथ हो जाए और वो सीज हो जाए मेंबर से, हमारा सोल मेंबर की क्या हो गई बच्चों? डेथ हो गई। सोल मेंबर की क्या हो गई? तो अब क्या होगा? वो जो नॉमिनी था वो क्या बन जाएगा अब? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या उस नॉमिनी तो अब बन गया सोल मेंबर, उस सोल मेंबर को भी क्या करना पड़ेगा? नया नॉमिनी अपॉइंट करना, और उस नए नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट भी चाहिए, और इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी? आरओसी को। समझ आया नहीं? इंटीमेशन किसको देनी है? आरओसी। कौन से फॉर्म? आईएनसी। तो क्या मैं तुम्हें बोल सकता हूं, ओपीसी में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, 4 फॉर्म याद कर लो। ओपीसी बनाने का फॉर्म स्पाइस प्लस आईएनसी 32, आईएनसी 3 नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट है जो डिलीट हो चुका है, लेकिन आईएनसी 4 आज भी जाता है। कंपनी इंटीमेशन देती है नए नॉमिनी की आरओसी को 30 दिन के अंदर, आईएनसी 4 में। और आईएनसी 6, अगर आप 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है? आईएनसी 6। एग्जाम्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई दिक्कत? फिर हम बात करते हैं, इतनी बातें बताई, अगर ये सारे प्रोविजन का वोलेशन कर दो तो पेनल्टी कितनी है? अगर 1 पर्सन कंपनी ने इतनी सारी बातों का वोलेशन किया, या 1 पर्सन कंपनी का जो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, उसने किसी भी रूल्स का, सेक्शन का वोलेशन किया, तो 1 पर्सन कंपनी और वो जो ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया उस पर सीधा बेटा कितना फाइन है? 5,000। कितना का फाइन है बेटा? पेनल्टी कितने की है? रुपीज। एमसीक्यू में पूछ लेता है कई बार। अगर 1 पर्सन कंपनी का डिफॉल्ट किया, 1 पर्सन कंपनी ने किसी रूल्स का डिफॉल्ट किया, तो ओपीसी और जो कंपनी के ऑफिसर है, डायरेक्टर है, 5,000 की पेनल्टी है। वो तो फ्लैट पेनल्टी है, फ्लैट पेनल्टी। और उसके बाद भी तुम नालायक अपना डिफॉल्ट सही नहीं करते हो तो कितने रुपए का फाइन? 500 रुपए पर डे। कब तक? जब तक डिफॉल्ट चलता। तो रूल 7A किसकी बात करता है? पेनल्टी। अगर आपने ओपीसी के प्रोविजन का वोलेशन किया तो कंपनी पे भी पेनल्टी लगेगी, और वो ऑफिसर जो है कंपनी का, जिसने रूल्स का और सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, 5,000 की फ्लैट पेनल्टी। और उसके बाद भी जब तक डिफॉल्ट सही नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 500 रुपए पर डे देना। बताओ भाई, क्लियर है या नहीं? अब इसमें ना तुम्हारे मॉड्यूल में 2 पॉइंट और दे रखे हैं बच्चे, ये भी समझ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ये इसमें नहीं है बेटा, ध्यान से। मैं क्या सिखा रहा हूं? कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट। अगर एक 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक, एज द केस में भी, दोनों एक साथ नहीं होगी, एज द केस में भी, या तो ओपीसी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया, ओपीसी से पब्लिक, तो क्या प्रोसीजर है? स्टेप 1, ओपीसी को अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। स्टेप 1, जब भी एक 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो 1 पर्सन कंपनी को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर। और जनरल मीटिंग में रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। रेजुलेशन का मतलब शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी। किसको इफेक्ट देने के लिए? कन्वर्जन एंड मेक नेसेसरी चेंज। बेटा एक बात बताओ, जब 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो मुझे ये बताओ, कुछ चेंज करने पड़ेंगे? नहीं। पहले ब्रैकेट में हम ओपीसी लिखते थे, क्या अब ओपीसी वर्ड हटाना पड़ेगा? 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर होते हैं, प्राइवेट बनाओगे तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी बनाओगे मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड। 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक में कन्वर्ट होगी 3। तो जब भी एक 1 पर्सन कंपनी कन्वर्ट होगी प्राइवेट पब्लिक में, पहला स्टेप मेमोरेंडम आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा, रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा, और जो भी नेसेसरी चेंज है वो चेंज करने पड़ेंगे। जैसे ये ओपीसी में भी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, और लेकिन किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती?
सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट, तो एक ओपीसी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक में, पर सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट। तो जैसे ही ओपीसी प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होगी, तो प्राइवेट में कन्वर्ट होंगे तो मिनिमम मेंबर कितने, 2 मैक्स, और पब्लिक में 7। तो ये 7 किसके लिए है बेटा, अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। 2 किसके लिए है बेटा, अगर ओपीसी किस में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट कंपनी। डायरेक्टर 2 मिनिमम ओपीसी से, अगर तुम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगे तो मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, 2 डायरेक्टर। और अगर पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, तो ये 3 डायरेक्टर किसकी बात करता है, पब्लिक कंपनी, और 2 डायरेक्टर की बात किसके लिए हो रही है, प्राइवेट कंपनी। और तो और बेटा आपको मेंटेन करनी पड़ेगी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। वैसे आज के टाइम पे कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं हो। और आपको कन्वर्जन के लिए कौन सा सेक्शन भी कंप्लायंस करना पड़ेगा, सेक्शन 18। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्ट के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 18, उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट में बता भाई अनमोल, पहली बात, ओपीसी से प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो एमओए एओए ऑल्टर करो, रेजुलेशन पास कर लो, नेसेसरी चेंज करो, जैसे इंक्रीज करो डायरेक्टर 2 या 3, मेंबर इंक्रीज करो 2 या 7, अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ओपीसी वर्ड हटाना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और आपको सेक्शन 18 जो बोलता है कन्वर्जन के लिए, उसमें भी कुछ बातें लिखी हुई है, उसको भी कंप्लायंस करना। कंपनी एप्लीकेशन किस में लगाएगी कन्वर्ट होने के लिए, अभी तो बताया। जब भी एक ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो कौन सा फॉर्म फाइल होता है बेटा, INC 6, और उसके साथ फीस भी जाएगी। और कौन कौन से INC 6 के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा तुम्हें, एक तो अपने MOA AOA की अल्टर्ड कॉपी लगा देना INC 6 के साथ। तो INC 6 जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब एक ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो उस INC 6 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट क्या करने हैं बेटा आपको, अटैच। MOA AOA की ऑल्टर कॉपी, जो आपने रेजुलेशन ऊपर पास किया था उसकी एक कॉपी, लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर, कितने मेंबर होंगे आपके, डायरेक्टर अलोंग विद कंसेंट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड। और जब आरओसी आपकी सारी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई हो जाएगी, आरओसी क्या अप्रूव कर देगी INC 6 को, फॉर्म को, और क्या इशू करेगी, सर्टिफिकेट कि आपकी कंपनी ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक जो भी केस था उसमें कन्वर्ट हो गई। इतना सिंपल है। स्टेप 1, MOA AOA ऑल्टर करो, रेजुलेशन पास करो, नेसेसरी चेंज करो, डायरेक्टर इंक्रीज करो, मेंबर इंक्रीज करो, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करो, सेक्शन 18 का कंप्लायंस करो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लगाओ, कौन से फॉर्म में कन्वर्जन के लिए, INC 6, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करो, MOA AOA की ऑल्टर्ड कॉपी, रेजुलेशन की कॉपी, प्रपोज मेंबर कितने हैं उसकी लिस्ट और डायरेक्टर अलोंग विद उनकी कंसेंट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड P&L। और जब आरओसी आपकी सारी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई हो जाए तो आरओसी आपका फॉर्म INC 6 को अप्रूव करेगी और सर्टिफिकेट इशू करेगी कि आपकी ओपीसी कन्वर्ट हो गई है, या तो प्राइवेट में की है तो प्राइवेट में, पब्लिक में की है तो पब्लिक। लास्ट क्या है बेटा, अब देखो ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू, क्या एक प्राइवेट कंपनी भी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन एक पब्लिक कंपनी डायरेक्टली ओपीसी में कन्वर्ट, तो बेटा एक पब्लिक कंपनी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक से पहले प्राइवेट कर लो और फिर प्राइवेट से ओपीसी। मतलब कितनी गिरावट आ गई है जिंदगी, पहले पब्लिक थे फिर प्राइवेट फिर ओपीसी। लेकिन प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो सकती है बेटा, ओपीसी में। स्टेप 1, प्राइवेट कंपनी अदर देन में कन्वर्ट बाय पासिंग SR। तो बेटा एक प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहती है तो पहले प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर की क्या बुलाएगी, जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है, शेयर होल्डर। और जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, SR। और SR में कितनी वोट चाहिए, 75% और मोर वोट्स इन फेवर। यानी एक प्राइवेट कंपनी
75% शेयर होल्डर की मेंबर की अप्रूवल लेके प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो सकती है? ओपीसी। लेकिन एसआर पास करने से पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल तो बाद में लेना, जनरल मीटिंग, कंपनी को एक एनओसी लेनी पड़ेगी किससे? अपने मेंबर एंड, कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्रेडिटर को ओपीसी कन्वर्ट होने में कोई दिक्कत, तो क्रेडिटर से एनओसी लेनी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जनरल मीटिंग में 75% शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, और पूरे कंपनी एक्ट में जब जब एसआर पास होता है तो एक फॉर्म कंपनी किसको फाइल करती है? आरओसी। यानी जब भी कंपनी पूरे कंपनी एक्ट में एसआर पास करती है, 75% शेयर होल्डर की अप्रूवल लेती है, कंपनी किसको इंटीमेशन देती है? आरओसी। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से? जब से एसआर पास हो। और कौन सा फॉर्म भेजती है? एमजीटी 40। एमजीटी का मतलब मैनेजमेंट 40। पूरे कंपनी एक्ट में जब भी एसआर पास होगा, कंपनी आरओसी को इंटीमेशन देगी। नंबर पूछ सकता है एमजीटी 14 विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। और एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर। 4, कंपनी को क्या भी लगानी है एप्लीकेशन? आईएनसी 6। तो आईएनसी 6 ओपीसी से प्राइवेट पब्लिक कन्वर्ट करने के लिए भी है, और प्राइवेट से ओपीसी में आने के लिए भी कौन सा फॉर्म है? और कौन कौन से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? एक तो डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे मेंबर की, मेंबर क्रेडिटर ने कन्वर्ट करने से पहले क्या कर दिया बेटा? अपनी डिक्लेरेशन, डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे आईएनसी के साथ, किस बात की? कि हमने अपने मेंबर और क्रेडिटर से एनओसी ले ली। लिस्ट ऑफ मेंबर और क्रेडिटर भी भेजनी पड़ेगी आईएनसी 6 के साथ। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट भेज दो, और एक कॉपी भेज दो नॉन ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिट।